बार अपने सपनों का घर बनाते वक्त जिस तरह से रंग रोगन के साथ उसे फाइनल टच दिया जाता है, क्या 28 सीटों के उपचुनाव में सियासी दल भी उसी आखिरी दौर की तैयारी में हैं? पिछले 48 घंटे की अगर बात करूं तो शिवराज सरकार लगातार सौगातों की झड़ी लगाए हुए है। एक तरफ किसान सम्मान निधि के साथ किसानों के खाते में 4000 पहुंचाएगी शिवराज सरकार, और आज संबल योजना में 22 जिलों के 2700 हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। खास तौर पर आपको बता दूं कि इन 22 जिलों में 17 जिले वो हैं जहां पर विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटें हैं। उधर कांग्रेस के लिए चिंता घर का घमासान है, और इसीलिए उम्मीदवार के ऐलान के बाद जिस तरह से नाराज दावेदार सामने आ रहे थे, उसके बाद आज पीसीसी चीफ कमलनाथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं ऐसे नाराज नेताओं से। उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, यानी कोशिश ये दोनों तरफ, दोनों सियासी दलों में कोशिश ये कि किसी तरह की कोई कसर बाकी ना रह जाए, किसी तरह का कोई लीकेज बाकी ना रह जाए। तो सियासी दलों की चुनाव पूर्व तैयारियों पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले सौगातों का मौसम। पहले किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर 4000 की सौगात, और आज संबल योजना के जरिए प्रदेश भर के 3700 हितग्राहियों के लिए 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर। फिलहाल ये राशि 22 जिलों के लिए है, जिसमें से 17 जिले वो हैं जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यानी चुनाव से ठीक पहले वोटर को साधने की पूरी तैयारी। इसके पहले शिवराज सरकार इस उपचुनाव में सबसे बड़े वोट बैंक किसान के खाते में 4000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से देने का ऐलान कर चुकी है। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4000 रुपया और एडिशन होके आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी। उधर शिवराज सरकार तोहफे से माहौल बनाने की कोशिश में है, तो इधर कांग्रेस की कवायद इस पर कि कैसे पार्टी की लीकेज को सुधारा जाएगा। भांडेर सीट से बगावत कर रहे महेंद्र सिंह बौद्ध के बीएसपी में जाने के बाद अब पार्टी की चिंता और बढ़ गई है। लिहाजा कमलनाथ खुद नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं, और आज भोपाल में नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट होता है, 20 लोग टिकट मांग रहे होते हैं, थोड़ा बहुत असंतोष होता है, लेकिन उस असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, लोग अपने मान सम्मान और कांग्रेस के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग डैमेज कंट्रोल के साथ थोड़े बहुत उन जो जिनको टिकट नहीं मिला है उन सबको भी कांग्रेस में सम्मान दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो उचित सम्मान मिलेगा और डैमेज कंट्रोल को रोकने का काम किया जाएगा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दोनों तरफ कोशिशें ये हैं कि 28 सीटों पर धुआंधार प्रचार शुरू होने से पहले वोटर के मोर्चे पर जमीन मजबूत कर ली जाए, और पार्टी के भीतर जहां जितने लीकेज हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता ग्वालियर से हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, और भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव। सबसे पहले शरद हमारे साथ कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं शायद। मैं सबसे पहले आशीष अग्रवाल जी का ही रुख करना चाहूंगी। आशीष जी, कल से अगर बात करें, हम पिछले 48 घंटे से ही अगर बात करें, तो पहले किसान, फिर उसके बाद मजदूर, और आज ये भी कह दिया सीएम शिवराज ने कि जो खाली पद हैं सरकारी नौकरियों के वो भी भरे जाएंगे। तो ये सारी सौगातें जो हैं, कह सकते हैं 28 जो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर ये झड़ी लगाई हुई है। देखिए शेफाली जी, मैं सबसे पहले तो कहता हूं कि चुनाव होते क्या हैं। चुनाव आपने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या कर पाए और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये आप जनता के बीच रखते हैं, और उसके माध्यम से जनता चुनाव करती है कि बेहतर विकल्प क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो 28 उपचुनाव है
वो अपनी 5 माह की सरकार के विकास कार्यों पे लड़ना चाहती है। 15 साल चली जो हमारी पुरानी सरकार थी उसकी उपलब्धियों को लेके जाना चाहती है, और केंद्र में जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है वो हम जनता के बीच रखेंगे। तो इसमें साधने जैसी बात मुझे उसमें एक नेगेटिव पुट नजर आता है। सरकार होगी तो जनता के लिए काम करेगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो निश्चित ही जब हम काम करेंगे तो ये सारी चीजें निकल कर आएंगी, और जब निकलेंगी तो जनता इस बात को जरूर तय करेगी कि 5 माह पहले जो सरकार थी 15 माह की कमलनाथ की, वो मात्र वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और अत्याचार के लिए जानी जाती है। और 23 मार्च से जब से शिवराज सिंह जी ने मोर्चा संभाला है, जो लोग कहते थे कि कभी खजाना खाली है, आज 3,500 करोड़ जनता के खाते में ट्रांसफर हो गया है, और हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, और 28 उपचुनावों में हम यही एक गाथा लेके जनता के बीच जाएंगे। आपके पास वापस लौटती हूँ, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। शरद अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से सौगातों की झड़ी लगी और आज जो संबल योजना में जिन 22 जिलों में राहत राशि पहुंची है हितग्राहियों को, उनमें 17 जिले ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। दूसरी तरफ आज ही एक और बड़ा फैसला सरकार का कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसका पिटारा भी खोला जाएगा। यानी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही शिवराज सरकार। किसान, फिर मजदूर और उसके बाद नौजवान। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, और सरकार की कोशिश पूरी ये है कि जब से आचार संहिता लगे, चुनाव तारीखों का ऐलान हो, उससे पहले जितनी भी सौगातें हैं वो सब दे दी जाएं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार तरीके से ये क्रम चल रहा है। फिर चाहे केसीसी की बात करें या फिर संबल योजना की बात करें, या बाकी की जो योजनाएं हैं, आवास योजना है उनकी बात करें, सहकारिता डिपार्टमेंट के जो कार्यक्रम थे उनकी बात करें, साख का एक कार्यक्रम कल ही आयोजित हुआ है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल एक तरीके से जो उपचुनाव में प्रचार का बिगुल है वर्चुअली वो फूंका था। और आवास योजना की हम चाहे बात करें या फिर स्ट्रीट वेंडर योजना की बात करें, उनके जो हितग्राही हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बात करी थी, और ख़ास तौर से उन्हीं विधानसभा सीटों के हितग्राहियों से उनकी बातचीत हुई जहां पर कहीं ना कहीं उपचुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का एक फोकस तो ये है कि जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वहाँ के लोगों से संवाद सीधे तौर पर किया जाए, और जो मैसेज है योजनाओं का वो इस तरीके से दिया जाए कि जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनके हित की हैं और उसका पॉलिटिकली भी फायदा लिया जाए। ये किसी से छिपा नहीं है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। बीजेपी के सामने चुनौती अपने घर को भी संभालने की है, क्योंकि जो लोग आयातित होकर आए हैं वो कैसे समावेश हो पाएंगे अपनी पार्टी में, एक वो चुनौती है। और कांग्रेस के सामने भी दरअसल वो चुनौती है, क्योंकि कई सारे ऐसे हमने देखा है कि बीजेपी के जो नाराज नेता हैं वो कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, या दूसरी पार्टियों के नेता कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है, जैसा कि आपने महेंद्र बौद्ध का उदाहरण लिया। हालांकि उन्होंने बीएसपी का दामन थामना ज़्यादा बेहतर समझा। और ग्वालियर चंबल इलाके में अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो इस बार बीएसपी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगी। कई सारी ऐसी सीटें होंगी जो हार जीत का फैक्टर है वो बीएसपी तय करेगी कि किसके खाते में कितने वोट जाते हैं। तो उन्होंने बीएसपी में जाना बेहतर समझा है। तो राजनीतिक तौर पर दोनों अपने अपने घर को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। कमलनाथ विशेष रूप से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस उपचुनाव में, 16 सीटें हैं वहाँ की सबसे ज़्यादा, तो वहाँ के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये और बातें कही जा रही हैं कि जिस तरीके से पारुल साहू आई हैं, सतीश सिकरवार आए हैं बीजेपी से, तो अभी जो बाकी टिकट रह गए हैं उनमें कहीं इनको मौका तो नहीं मिल जाएगा। और अगर इन्हें मौका मिलेगा तो फिर कांग्रेस के जो अपने कार्यकर्ता हैं जो सिंधिया के साथ भी कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, जहां सिंधिया के मायने ही कांग्रेस हुआ करते थे ग्वालियर चंबल में, तो क्या ऐसे नेताओं को अगर दरकिनार किया जाता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा और उस पर कांग्रेस का एक्शन क्या होना चाहिए, ये संभावित रणनीति कहीं ना कहीं कमलनाथ तैयार कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां दोनों पार्टियों के सामने कमोबेश एक जैसी हैं, लेकिन बीजेपी दरअसल सत्ता में है, लिहाजा उसके पास में एक प्लस पॉइंट इस बात को लेकर है कि वो अभी वादे भी कर सकती है, दावे भी कर सकती है, और जो पिटारे सरकारी योजनाओं के खोले जा सकते हैं वो भी खोल सकती है। अब देखना होगा कि जनता आखिरकार इन पर कितना भरोसा करती है। जी
बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया जुड़ने का शरद हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना जी का। रवि जी, आप सुन ही रहे हैं और देख भी रहे होंगे लगातार न्यूज़ चैनल्स में भी कि किस तरह से सरकार सौगातों की झड़ी लगाए हुए है। शिवराज सरकार का क्षेत्र रक्षण देख रहे होंगे आप कि पहले किसान, फिर उसके बाद मजदूर, उसके बाद नौजवान, और ये उसमें भी फोकस उन सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं। देखिए शेफाली, अगर आप जानते हैं कि शिवराज जी जो हैं वो घोषणावीर हैं और घोषणाएं करने के अलावा उनको कुछ काम आता नहीं है, और अब तो उनकी घोषणाएं जब वो करने चालू करते हैं तो लोग उसमें हंसने लगते हैं। इतने हास्यास्पद वो हो गए हैं कि अब लोग उनकी कोई बात को विश्वास नहीं कर सकते। 15 साल उनकी सरकार रही, 21,000 घोषणाएं की और उसमें से 2100 भी पूरी नहीं कर पाए। कोई बजटीय जो है प्रावधान करते नहीं है। अभी भी जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका बजट में कोई प्रावधान नहीं है, किसी तरह का उसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। बस आना, मुंह चलाना और चले जाना, दोनों हाथ खड़े करना, बातें करना, जोर जोर से चिल्लाना और झूठे वादे करना, इसके अलावा शिवराज जी को कुछ आता नहीं है। यही घोषणाएं वो करते रहे हैं। अब जनता उनकी बात पर कोई विश्वास करती नहीं है। आप देखें तो अभी उन्होंने जो किसानों के लिए कहा कि बीमा की राशि आ रही है, मैं पैसा दे रहा हूं, ये है वो है, आप देख ले 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए आए और किसान को बुरी तरह से ठगा गया और बीमा कंपनियों की जो है बल्ले बल्ले हो गई। दूसरी तरफ आप देखें कि लगातार बीजेपी, शिवराज और उनके सारे नेता झूठ बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसानों का कोई कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ नहीं किया। आप देखें कि अभी विधानसभा में स्वयं इनके जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया कि 26 लाख कृषि मंत्री किसानों से का कर्जा माफ किया गया। 11,587 करोड़ रुपया जो है वो उसकी राशि किसानों में आवंटित की गई। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी पूरी तरह से झूठ आधारित पार्टी है। इसका नाम ही है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। केवल झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, जनता को दिग्भ्रमित करो और अपना उल्लू सीधा करो और सत्ता में बैठ जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे गद्दारों का सहारा लेना पड़े, चाहे झूठी घोषणाएं करना पड़े, चाहे किसी भी तरह के हथकंडे अपनाना हो। ये केवल और केवल सत्ता प्राप्त करने का पाखंड करते हैं। आप देख लें, शिवराज जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो। अब आप मुझे बताएं, जिस आदमी ने 15 साल मध्य प्रदेश में शासन किया, किसी युवा को नौकरी नहीं दी, व्यापम के माध्यम से करोड़ों जो रुपए जो हैं जिस व्यक्ति ने कमाए हों, लाखों नौकरियां बेच खाई हों, आज वो आदमी किस बेशर्मी से कह रहा है कि हम अब सरकारी नौकरियों में युवाओं को मौका देंगे। तो भाई अभी 15 साल से क्या कर रहे थे आप? 15 साल से तो आप नौकरियां बेच रहे थे, युवाओं को छल रहे थे। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ आपने जो है धोखाधड़ी की। सक्सेना जी, जवाब उनके जो लेते हैं अधिकार आशीष थे, अग्रवाल उनकी जी जो का, काबिलियत थी, और कर्ज माफी उनकी पर जो ही योग्यता जवाब थी, लेते हैं। उसको आपने आशीष बेच अग्रवाल खाया। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप रवि सक्सेना जी को सुन ही रहे होंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है आशीष जी कि जो कर्ज माफी कांग्रेस का गेम चेंजर प्लान था, उसको लेकर सदन में जैसे ही कृषि मंत्री ने ये जानकारी दी कि हाँ कर्ज माफी हुई थी, बाकायदा दस्तावेज के साथ ये जानकारी आई, और उसके बाद ही किसान सम्मान निधि दे दी गई, किसानों के खाते में 4,000 पहुंचा दिए गए। तो ये क्या क्षेत्र रक्षण था? पहला सवाल ये। और दूसरा, आज आपके मंत्री ने कहा है कि वो जानकारी ही गलत थी, यू टर्न हो गया आप। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो मेरे कांग्रेसी मित्र ने जो कुतर्क अभी आपके सामने पेश किए, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हों वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं जानता हूं आप कितने बड़े कुतर्की हैं, आपको तो कोई शेफाली जी मुझे रोके नहीं ना, झूठ बोलते हैं, शेफाली जी मुझे रोके नहीं ना, शेफाली जी केवल झूठ बोलना। शेफाली जी अपने क्रम पे बोलने दीजिए, रवि जी आशीष जी को शेफाली जी अपने क्रम पे बोलने दीजिए। देखिए बौखला गए रवि जी, आशीष जी का देखिए तो मैंने एक शेर इनके लिए जो अर्ज किया, दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम आप पर आते हैं। हाँ शेफाली जी,
हाँ, तो शेफाली जी देखिए, बिना सिर पैर की बात किए, बिना तथ्य और तर्कों के साथ कांग्रेसियों का उतरना बड़ा स्वाभाविक है। आपने कर्ज माफी की बात उठाई तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्ज माफी पे जो कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया दे रही है वह चोरी और सीनाजोरी है। सबसे पहले तो शेफाली जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती ना। देखिए, मैंने इनको शांति से सुना, इनका भाषण जिसका कोई सर पैर नहीं था, और जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे रोक रहे हैं। देखिए, किसान कर्ज माफी के विषय में कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी कर रही है। कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी कर रही है क्योंकि देखिए, किसान कर्ज माफी के विषय में कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी कर रही है। मूल वादा क्या था शेफाली जी कि 10 दिन में 2 लाख तक के सभी किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आते ही माफ हो जाएगा। अरे ये सबसे पहले तो रंग बिरंगी पर्चियां भरवाते रहे, उसके बाद इन्होंने पहले 10,000 का किया, 5,000 का किया, 500 का किया, फर्जी प्रमाण पत्र कांग्रेस के कार्यालय से निकले हुए इन्होंने बांटे, और स्वयं प्रश्न लगाकर अपने ही अधिकारियों से इन्होंने एक झूठ मूठ का जवाब बनवा दिया। अरे किसान के एक ऐसा किसान बता दें जिसको 2 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया हो। अभी रवि जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 15 माह में किसने छला, किसने वादा खिलाफी की, ये तो मध्य प्रदेश का पूरा बेरोजगार जानता है। एक कितना बड़ा झूठ देखिए, अधिकारियों का सियासीकरण आधिकारिक रूप से सबसे पहले इस मध्य प्रदेश में हुआ था तो वो कांग्रेस के कमलनाथ ने किया था। वो तो बिजली भी जाती थी तो कहते थे कि इसके पीछे संघ के कर्मचारी है, संघ की विचारधारा के अधिकारी है। मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, क्या 50,000 करोड़ से अधिक का कर्ज 6,000 करोड़ के प्रावधान से हो सकता है? क्या कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो मूल वादा किया था 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी, क्या वो 15 माह में भी कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो ये चोरी और सीनाजोरी है या नहीं? शेफाली जी ये बताइए। शेफाली जी एक उदाहरण लीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, कितने दिन में दूंगा? 10 दिन में दूंगा, और उसकी जगह मैं आपको 15 माह के बाद भी 1 रुपया या 2 रुपया दे देता हूं और कहता हूं कि मुझे जो आपको देना था मैंने दे दिया। रवि जी आप सुन रहे हैं? आशीष अग्रवाल जी को रवि जी आप सुन रहे हैं? वो ये कह रहे हैं भूल सुधार है, वो जो दस्तावेज दिया गया था वो गलत है। लगातार बोलते रहे, अगर ये बोलेंगे तो मैं भी लगातार बोलता हूं। मंत्री उस अधिकारी के जवाब पे दस्तखत करता है तभी विधानसभा के अंदर उत्तर प्रस्तुत किया जाता है। इनको मालूम नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। बैठा है, ये कांग्रेस की संस्कृति मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कम से कम आपको जानकारी नहीं है। आप घर में बैठ के केवल प्रवक्ता नहीं करते हैं। अब क्या बदतमीजी पे उतर आओगे? पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। घर पे तो तुम मैं कह रहा हूँ ना, अगर अधिकारी ने जवाब बनाया है तो जवाब के ऊपर मंत्री के किसानों का माफ किया, 10 दिन में नहीं 15 माह में किया, नहीं किया। 4,000 रुपए भत्ता आपने बेरोजगारों को दिया, नहीं दिया। निराश्रितों को पेंशन दी, नहीं दी। हर खेत के आगे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, नहीं लगाई। संबल योजना आपने बंद की, आपने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना बंद की, आपने लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, आपने दीनदयाल रसोई बंद की, आपने मध्य प्रदेश का विकास बंद किया, ताला लगा दिया। शर्म आनी चाहिए। ये जो सरकार है इसको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अरे कितने रवि जी कर्ज माफी से बाहर आते हैं, कांग्रेस की चिंता कर लेते हैं, घर में घमासान मचा हुआ है। रवि जी मेरा आपसे सवाल है, रवि जी मेरा आपसे सवाल है, रवि जी मेरा आपसे सवाल है, घर का घमासान कितनी बड़ी चिंता है कांग्रेस के लिए? आज कमलनाथ जो है वो नाराज नेताओं से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। महेंद्र बहुत बड़ा झटका दे चुके। रवि जी आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, 15 माह में हर व्यक्ति को छला। रवि जी मेरा आपसे सवाल है, कौन को छला? रवि जी मेरा आपसे सवाल है, कांग्रेस के घर का घमासान करने वाले लोग आप हैं, गद्दारों के साथ सरकार बनाने वाले आप हैं। आपने गरीब को छला, आपने रवि जी कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, किसानों को छला, रवि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? भूखों को छला। अरे ऐसा कोई बचा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। गद्दारी करके गद्दारों के दम पे सरकार बनाई है आपने। छल और षड्यंत्र और प्रपंच तो आप लोग करते हो। अच्छा, गद्दार का मतलब क्या? कमलनाथ जिन्होंने चीन से चंदा खाया था,
या वो नेहरू ये चुनाव- और अरे नकली गद्दार गांधी चुनावी परिवार सभाओं में जाइएगा तो ये सब कहिएगा, रवि जी, जिनका पहले ये चिंता देश करिए, पहले चिंता करिए कि घर के नाराज हो। तो आप रवि जी, आपको जो सुन पा रहे देश के हैं, साथ उनके गद्दारी लोगों के की बारे में बात हो और रही है। गद्दारी में जो अग्रणी भूमिका अरे निभाए, गद्दार वो तो आपके तुम लोग हो, कमलनाथ थे। गद्दार का चीन तुमने के जो है सामान पर इस आया, प्रदेश सुन की घटाने जनता के के लिए आपने पीठ चीन में से छुरा भोंका चिंता है। किया, इस प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार के किया। जनमत पर राजीव तुमने आशीष जी, प्रहार मेरा किया आपसे है। अनुरोध है, छाती पर आशीष तुमने जी, जो है मेरा आपसे खून अनुरोध कर है, रहे हो। रवि जी से मैं ये सवाल तुम्हारा करना काम है। चाहती हूँ। आशीष जी, रवि जी, विषय बदल रहे हैं हम कांग्रेस की चिंता पर आते हैं, जो घर का घमासान है, जिस तरह महेंद्र बौद्ध ने कल झटका दिया और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो नाराज नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता है पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पर भी भानु अब मैदान में आ गए हैं। भांडेर सीट की अगर मैं बात करूं, इसी तरह की जो दावेदार हैं उनकी नाराजगी नेपा नगर सीट पर भी सुनाई दे रही है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए कि जो नाराज नेता हैं उनको चुनाव के पहले संभाल लिया जाए। नहीं, देखिए शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें लोगों को अपनी बात उचित मंच पर कहने का अधिकार है। कोई अगर व्यक्ति पार्टी के साथ गद्दारी करता है, पार्टी के साथ छल कपट करता है, पार्टी के विरोध में काम करता है, तो निश्चित रूप से उसको उसकी सजा दी जाती है, जैसा कि महेंद्र बौद्ध के केस में हुआ है। बाकी कहीं पर किसी भी तरह का कोई असंतोष नहीं है। हमने 16 सीटों पर सजा तो वो दे गए, सजा तो सक्सेना जी वो दे के चले गए, खुद ही छोड़कर चले गए। वो नहीं गए, उनको निकाला गया है, आपको मालूम नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने कहा था, उनको पार्टी से निकाला गया है, निष्कासित किया गया है। वो नहीं गए छोड़ के, वो तो अंदर ही अंदर सेंध लगा रहे थे। उनको उनकी उचित सजा मिल गई है, और अब जब सजा मिली है तो अब वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए पहले पार्टी के अहम पद से इस्तीफा देके उन्होंने इशारा कर दिया था। किसी और पार्टी के अहम पद से इस्तीफा देके उन्होंने इशारा कर दिया था। कांग्रेस के साथ गद्दारी ना करें। मैं आपको कह रहा हूं शिपाली जी, उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उनको स्वतंत्र कर दिया गया है। अब वो जिस भी पार्टी में जाएं, कहीं भी दर दर की ठोकरें खाएं, किसी के भी चरण वंदना करें, कुछ भी करें, अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आशीष अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगी। आशीष जी, कमोबेश यही स्थिति बीजेपी में भी दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन पहले की बात करूं कि यहां पर सांची विधानसभा सीट पर युवा मोर्चे का एक बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में कार्तिकेय सिंह चौहान भी गए थे, लेकिन सांची के जो महत्वपूर्ण 2 चेहरे वहां पर मौजूद होने चाहिए थे, गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार, वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसा कई सीटों पर है। देखिए शिफाली जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2 तरह के दल होते हैं, एक विचारधारा आधारित कार्यकर्ता केंद्रित और एक नेता आधारित और विचारधारा विहीन दल। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। मैं ऐसा भी कहूंगा कि देखिए, पेड़ वही उखड़ता है जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विचारधारा के प्रति समर्पण दूसरे लोगों से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंतोगत्वा आप पाएंगे कि इन 28 उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता अपनी आहुति डालते नजर आएंगे। अरे ये तो नीति कांग्रेस की है। दूसरी बात, यह नीति कांग्रेस की आज से नहीं, सन 1967 से है, जब मोरारजी देसाई गए, चौधरी चरण सिंह गए, देवराज हंस गए, और वर्तमान में भी क्या हो रहा है, सचिन पायलट जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ। तो यहां तो जो पुत्र मोह के कारण जो एक महाभारत छिड़ी हुई है वो लगातार चलती रहेगी। और आपने रवि सक्सेना जी के मुंह से अपने ही साथी, हालांकि आप सहानुभूति दिखा रहे हैं सचिन पायलट से, पर सचिन पायलट तो आ रहे हैं सिंधिया को चुनौती देने के लिए। देखिए, हम तो सचिन पायलट जी का स्वागत करते हैं कि वे आएं और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बताएं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब जब सचिन पायलट मंच पे पहुंचेंगे, उनका समाज, गुर्जर समाज, कांग्रेस के लिए लामबंद होकर उनके विरोध में वोट करेगा। क्योंकि हर किसी को याद है किस तरीके से उनकी कपड़े फाड़े गए थे राजस्थान में। उनको बोला गया था कि नालायक और नाकारा हैं अशोक गहलोत के द्वारा। तो जो दल
अपने नेता को नालायक और नाकारा कहता है, और जब वही नेता उनके लिए वोट मांगने जाएगा तो वो समाज कभी उनको माफ नहीं करेगा। सचिन पायलट का मैं स्वागत करता हूं, वे आए और कांग्रेस के वोट अवश्य कटवाएं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? ये कहां से निकली हुई पार्टी है? कहां से इनके लोग आए हैं और कितने लोगों ने इनके साथ क्या किया है? ये आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है कि मध्य प्रदेश में असल में सितारा हैसियत वाले नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। नेहरू के बाद आपका क्या इतिहास रहा है? रवि जी, वो तो पता कर लीजिए। आपकी पार्टी है कहाँ? अब तो केवल आपकी पार्टी रंगा बिल्ला की पार्टी बची है। देखिए शेफाली लोगों की पार्टी बची है। शेफाली जी कुछ अच्छे तर्क रखने वाले प्रवक्ताओं के साथ बिठाया करें ना। ये किस तरह की सुरक्षा आपकी केवल पार्टी जो है, केवल 2 लोगों की पार्टी बची है। रवि जी, आपकी पार्टी है कहाँ? देखिए पूछ रहा है आपको। देखिए मैं कौन हूँ? मैं उस दल का प्रवक्ता हूँ जिसने इस देश में राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त किया है, जिसने इस देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराया है, जिसने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह दावे वादे और आरोपों की झड़ी है। ये तस्वीर और बिगड़ सकती है आगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि मर्यादा रहे, संयम रहे, भाषा की मर्यादा रहे। आज की इस पेशकश में इतना ही। दोनों हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोशिश हम यही कर रहे थे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, वो भी पहुंच सके इन प्रवक्ताओं तक और इनके जरिए नेताओं तक, और सियासी जो उठापटक है उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने पेश कर सकें। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।